नमस्कार। आइए आज कुछ कानून और कानूनी प्रक्रिया की बात करें। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रोफेशनल यूट्यूबर्स, एक प्रोफेशनल एडवोकेट्स। फ़र्क बड़ा साधारण सा है। जो प्रोफेशनल यूट्यूबर होगा वो हमेशा इन कैमरा एडवोकेट्स रॉब में आएगा, क्योंकि उन्हें शायद कचहरी में मौका मिलता नहीं। और जो प्रोफेशनल एडवोकेट होंगे उनको कभी भी आपने कैमरे के सामने या पब्लिक प्लेस में, जब तक वो कोई सेमिनार एडवोकेट से संबंधित ना हो, तब तक कोर्ट के बाहर कभी भी एडवोकेट्स रोप में नहीं देखेंगे। और ये इलीगल भी है, अगेंस्ट एडवोकेट्स एटिकेट भी है। बेशक आप एडवोकेट एक्ट के रूल देख लीजिए 1962 वाले। तो अब हम आते हैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 145। आर्टिकल्स तो होते कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हम धारा थोड़ी बोलेंगे उसे। तो ये अनुच्छेद हैं। 15 बताता है राइट टू प्रोफेस एनी बिजनेस, एनी प्रोफेशन। और 145 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स फ्रेम करने की शक्ति दी गई है। पर मेरा मानना कहीं ना कहीं ये है कि बिहाइंड एवरी लॉ एंड एवरी रूल, एवरी ऑर्डर, एवरी नोटिफिकेशन देयर शुड बी लॉजिक। और इन लॉजिक्स को कानून बनाने से पहले लॉ कमीशन देखता है, पढ़ता है, लिखता है, बांटता है, लोगों के सलाह लेता है, उसके बाद बनाता है। मैं विशेष तौर पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो विच द एडवोकेट्स हु आर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस थ्री डिफरेंट थिंग्स। हु कैन प्रैक्टिस देयर, हु कैन फाइल ए केस, एंड हु कैन आर्ग्यू द मैटर। तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अकेली जगह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जहाँ तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। पहली बात तो यह है कि पहले 1 साल तक कोई भी एडवोकेट जो किसी भी राज्य की विधिक परिषद में पंजीकृत हो, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकता है जस्ट टू मेंशन ए केस, या डेट बताने के लिए, या काउंसिल जो सीनियर काउंसिल्स हैं जो उस केस में हैं उनकी अवेलेबिलिटी बताने के लिए कि वो अवेलेबल कब है, या कोई केस मेंशन के लिए ही कैन नॉट आर्ग्यू इन द मैटर। ये व्यवस्था खाली सुप्रीम कोर्ट में है, एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स फ्रेम्ड लास्ट ऑन 2013। दूसरी बात जो है, जो फाइलिंग होगी वहाँ पे, वो होगी थ्रू एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स। उनके लिए एक टेस्ट होता है। टेस्ट देने से पहले उसको 4 साल के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पुराना, और 1 साल किसी न किसी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास उसने कार्य सीखा हो। दैट पर्सन कैन ओनली मेक ए फाइलिंग ऑफ एनी पिटिशन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लीव अपार्ट द डायरेक्ट फाइलिंग बाय द पार्टीज। देखिए, हमारा पहला अधिकार क्लाइंट का होता है अपने केस को आर्ग्यू करने का। इफ ही रिक्वायर्स लीगल एड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही इज फ्री टू एंगेज ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस। तो अगर मान लीजिए कोई क्लैट से पढ़ के आया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है, हर एक के 32 दांत नहीं होते पैदा होते, लेकिन तुलसीदास जी के थे, ऐसा कहा जाता है। कई बच्चे भी होते हैं 5 साल में कई पाठ कर लेते हैं, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये प्रतिबंध, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि एक युवा जो पंजीकृत अधिवक्ता है किसी बार काउंसिल से, चाहे वो 2 दिन का क्यों नहीं हो, चाहे 3 दिन का नहीं हो, उससे वो अपना केस लड़वाने को स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि वहाँ पे 1 साल तक वो वकील सिर्फ मेंशन कर सकता है
ही कैन नॉट आर्ग्यू द केस। तो वो राइट जो है ऑफ लिटिगेंट टू हैव ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस, वो यहाँ कहीं ना कहीं कर्टेल हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरी बात के ऊपर। दूसरी बात ये है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एक व्यक्ति 4 साल का प्रैक्टिस करके 1 साल की ट्रेनिंग लेकर विद AOR वो पेपर देगा और उसमें पास होने के बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो जाता है, एंड ही कैन ओनली फाइल एनी पिटिशन एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूल एज फ्रेम्ड एंड अमेंडेड अप टू डेट। अब ये बात सोचिए सर, मान लीजिए AOR आज से 30 साल पहले बन गया, 35 साल पहले बन गया, तो लॉजिकली ही शुड नॉट परमिट एनी पर्सन हु इज जूनियर टू हिम टू अपेयर ऑन हिज बिहाफ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। AOR वकालतनामा लगाता है, उसके बाद 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो कॉम्पिटेंट वकील है या जैसे उसका क्लाइंट कॉम्पिटेंट मानता है वो बहस कर सकता है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ मैं किसी केस में एंगेज हूँ, कोई जूनियर काउंसिल को एंगेज करता है मेरे साथ, तो ही विल नॉट आर्ग्यू द मैटर, अदरवाइज आई विल विथड्रॉ माई एंगेजमेंट। मतलब क्लाइंट कहीं ना कहीं ये मानता है कि वो व्यक्ति सक्षम है, नया लड़का, कम एक्सपीरियंस लड़का, और मैं नाकाबिल हूँ, तो मैं तुरंत हट जाता हूँ। इवन इफ समबडी एंगेजेस एनी पर्सन जो सीनियर भी है, हम लोगों के आस पास भी है, तब भी हम हट जाते हैं। अगर आपने एक चूज़ कर लिया दूसरा वकील, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको दखल देने का। आपका भरोसा मेरे से हट गया है, दूसरा वकील किया है, लेट हिम। और मैं बता दूं, क्लियर कर बता दूं जो लोगों को नहीं पता, कि एक आदमी को सिर्फ एक वकील इंगेज करने का अधिकार है, 2 नहीं कर सकता। 2 होते हैं जूनियर सीनियर्स, वो जैसे कोर्ट में जाना है, अमल तेरीज होते हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन आर्ग्यू एक वकील करेगा। अब ये बात आती है कि जो राइट ऑफ एक्यूज टू और लिटिगेंट टू बी डिफेंडेड बाई ए लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ये ख़त्म नहीं जाती एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड की वजह से, मजबूर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रूल ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू एंगेज ए पर्सन जो उसके चॉइस का नहीं है। एक सिलेक्टेड, करीब इस समय मेरे ख्याल से पहले 16 लाख थे, अब COP के बाद बल्कि COP से डायरेक्ट टू वोट खत्म होता है, जहाँ तक मुझे याद है 16, 17, 18 लाख वकीलों में से आपको वो 700-800 वकील चुनने हो सकते हैं खाली, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है खाली। तो आपके राइट टू चूज एन एडवोकेट ऑफ योर चॉइस वो खत्म हो गया। सेकेंडली, वही मैंने कहा ना कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, हाउ कैन यू परमिट ए पर्सन हु इज जूनियर टू यू बाई 20 years, 30 years, 5 years, 6 years? तीसरी बात, सीनियर एंगेज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये व्यवस्था जो है, इससे एक और फर्क पड़ रहा है क्लाइंट पे इकोनॉमिकल बर्डन का। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जानता है, हमारी एग्जीक्यूटिव जानती है, हमारी विधायिका जानती है कि सुप्रीम कोर्ट में कितनी फीस है। वो भी वकील हैं जो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फीस लेते हैं, एक अप्रेज के 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 24 लाख लेते हैं। ठीक, एडिशनल बर्डन हो जाता है उनके ऊपर AOR करने का। क्या वो सीनियर एडवोकेट्स इतने काबिल नहीं है? देखिए, ड्राफ्टिंग कोई और वकील करता है, प्रोसीजर देखो जो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फाइलिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कर सकता है खाली, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो आर्ग्यू कर सकता है, लेकिन आमतौर पे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स गो फॉर सीनियर काउंसिल क्लाइंट के कहने पे। तो 2-3 एडवोकेट्स क्यों खर्चा बढ़ रहा है? और कहीं ना कहीं सीनियर्स की फीस इसलिए बढ़ती है क्योंकि सीनियर्स जो है वो सीधे फीस तय नहीं कर सकते। एडवोकेट और रिकॉर्ड जो होगा वो सजेस्ट करता है कि फर्दर सीनियर इंगेज किया जाए। तो देर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि AOR का इंटरेस्ट भी रहता हो
किसी सीनियर को अपने साथ एंगेज करने के लिए। और इंटरेस्ट क्या होता है वी कैन अंडरस्टैंड। तो एक व्यक्ति जो बिल्कुल सेमी डेड है, सेमी लिटरेट है, इलिटरेट है, ही कैन फाइल हिज केस, ही कैन आर्ग्यू हिज केस, उसे कंप्यूटर माना जा सकता है। उसके लिए 1 साल की प्रतिबद्धता नहीं है, वो अपना केस लड़ सकता है। लेकिन एक एडवोकेट वो फाइलिंग नहीं कर सकता। क्लाइंट को 3 वकील करने पड़ेंगे, मिनिमम 3। फिर आप पता ही कॉन्फ्रेंस फीस अलग होती है ना। और आपने ड्राफ्टिंग जूनियर काउंसिल की, उसको पढ़ने के भी सेटलमेंट के लिए कि हाँ ठीक है ये इसमें आधा लाइन बढ़ानी, उसकी भी अलग फीस देनी पड़ती है, जिसे कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं, वो भी बड़े वकीलों के लाखों में होती है। तो ये जो AR की व्यवस्था है, दिस शुड बी एक्सप्लेन्ड। ये खाली फाइल करने के लिए ही इज एंटाइटल्ड ओनली फॉर फाइलिंग केस, फॉर आर्ग्यूइंग नो पेपर इज रिक्वायर्ड। आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं होगी अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं। फॉर ड्राफ्टिंग नो टेस्ट इज रिक्वायर्ड, नो क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। इवन ए क्लर्क कैन ड्राफ्ट ए पिटिशन, जिसको सेटल कर सकता है एडवोकेट। एनी अदर पर्सन कैन, एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन, स्टूडेंट कैन। तो खाली वकालत समाज लगा के फाइल करने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। सोचिए ज़रा, इस बात को सोचना पड़ेगा कि खाली फाइलिंग करने के लिए उनकी ड्यूटी सिर्फ फाइलिंग करने की है वहाँ पे, और सीनियर एंगेज कराने की है। कई काबिल होते हैं, वो खुद भी बहस करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स को एज पर एडवोकेट ऑल्सो दे शुड बी competent here, they must be competent to argue the case. कोशिश की जाए कि ARC करें, और इफ they are not competent to contest any case or to prepare a petition को लिखता है ड्राफ्टेड बाई फला फला एडवोकेट, जरूरी नहीं उसमें कितने साल का वकील हो, कितना हो, ठीक, और लिखा जाता है आर्ग्यू वो करेगा। तो एक आदमी सिर्फ इतनी काबिलियत के बाद जो AR का पेपर पास कर लेता है, जो PCS J के बराबर से होता है पेपर, बहुत आसान पेपर नहीं होता AR का, उसके बाद उसको हम लोग इतना छोटा कर देते हैं कि वो सिर्फ फाइलिंग करेगा खाली। दे शुड बी एनकरेज्ड। ये पूछा जाए उससे, हर बार उसको एक्सप्रेशन ली जाए कि आप क्यों नहीं आर्ग्यू कर रहे केस, ये आप कंपिटेंट लॉयर हैं, आपने पिटिशन क्यों नहीं तैयार की खुद आपने, और अगर आप प्रिपेयर करने के लिए काबिल नहीं थे पिटिशन, तो आपने केस पकड़ा क्यों? अगर आप आर्ग्यूमेंट करने में सक्षम नहीं थे, तो आपने केस हैंडल क्यों किया? आपने क्लाइंट से क्यों नहीं कहा कि आई एम इनकम्पिटेंट टू आर्ग्यू योर केस, टू ड्राफ्ट योर पिटिशन, आई कैन ओनली फाइल द पिटिशन, जो एक काम आमतौर पे एक मुंशी भी कर सकता है। धन्यवाद, इतना सोचेगा ज़रूर, सब लोग सोचिए। हम लोगों को अब बात अगड़ती है तो हम लोग पब्लिक मंच में कहने की हिम्मत रखते हैं। बिल्कुल जब तक मजदूरी ना हो, कोई से वकील को कोई केस नहीं पढ़ना चाहिए। AR शुड शो देयर कॉम्पिटेंसी, दे शुड रिफ्यूज टू एंगेज एनी सीनियर। या आप हम पे वेट कीजिए, अगर आप मुझे इनकम्पिटेंट मान रहे हैं, गो टू ए सीनियर। तो मुझे ये बात समझ में आई वाली है, इसमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। पता नहीं अब तक ये जो है रूल किसी ने क्यों नहीं चैलेंज किया, बहुत ज़रूरी है इसका दोबारा निस्तारण करना इस रूल का। धन्यवाद।